नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सेल और बैटरी का पार्ट 2 है अपना, कितना नंबर 2 पार्ट। इस पार्ट के अंदर बात करेंगे सेलों के प्रकार की, सेलों के अंदर इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोलाइट की और ईएमएफ की। तो पहला तो अपना रहेगा सेलों का, सेलों के प्रकार या भाग। तो आपके दो सेल हैं, एक तो प्राथमिक सेल, प्राथमिक, और दूसरा है आपका द्वितीयक सेल, सेल। अब प्राथमिक सेल तो एक जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत में एक ही दिशा में काम करता है, रासायनिक से विद्युत की ओर। लेकिन जो आपका द्वितीयक सेल है ये रासायनिक को विद्युत में बदलता है। पहली बात तो ये मोस्ट काम है, और ये विद्युत को वापस रसायन में बदलता है। इसकी द्वितीय दिशा होती है। कहने का मतलब है कि प्राथमिक सेल को आप इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। कौन से सेल को? प्राथमिक सेल को आप उन्हें चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका द्वितीय सेल है इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। कहने का मतलब है जो आपका प्राथमिक सेल है ये अणु उत्क्रमणीय, अणु उत्क्रमणीय है, और ये सेकेंडरी सेल है, जो द्वितीयक सेल है ये उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है। अब यहां तक की बात तो हो गई आपकी कि भाई प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल आपका क्या होता है। दो भागों में इसको मैंने बताया, एक प्राथमिक और एक आप द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल की एक ही दिशा होती है जो रासायनिक को विद्युत में बदलता है। एक बार डिस होने के बाद में इसे दोबारा आप चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका द्वितीयक सेल है इसकी द्वितीय दिशा होती है, जो एक बार डिस होने के बाद में दोस्तों इसको दोबारा अपने चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मोबाइल की बैटरी। आगे जो आता है आपका टॉपिक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, अब ये इलेक्ट्रोड है ये आपके सेल में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एनोड, और दोस्तों एक होता है आपका कैथोड। अब एनोड और कैथोड इनसे यहां से देखना एक बार, माना कि ये आपका एक सेल है, ये एक खुटी इसकी ये है, एक दोस्तों ये है। अब इतना ध्यान रखना कि एनोड कौन से को कहते हैं और कैथोड कौन से सिरे को कहते हैं। जिस सिरे से विद्युत धारा बाहर की ओर निकलती है, मतलब सेल से जिस सिरे से विद्युत धारा बाहर की ओर निकलती है वो होता है आपका प्लस का सिरा, और उस प्लस सिरे को क्या कहोगे आप? एनोड कहोगे, एनोड। अब दूसरी बात कैथोड की, जिस सिरे से विद्युत धारा सेल के अंदर वापस प्रवेश करती है उसे कहोगे माइनस सिरा, और ये है आपका कैथोड।
जिस सिरे से विद्युत धारा बाहर निकलती है उसे कैथोड और वो होता है प्लस का, और जिस सिरे से आपकी विद्युत धारा वापस सेल के अंदर प्रवेश करती है उसे कहते हो आप, सॉरी कैथोड कहते हो माइनस वाले को और एनोड कहते हो प्लस वाले को। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। नंबर आगे की बात की जाए इलेक्ट्रोलाइट की, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हाँ भाई, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। ध्यान से देखना भाई इस चीज को, विद्युत अपघट्य। ये पहली बात तो अकार्बनिक होता है, अकार्बनिक। दूसरी बात ये चालक प्रकृति का होते हैं, चालक प्रकृति का होता है। तीसरी बात की जाए जो ताप गुणांक है इसका, ताप गुणांक विद्युत अपघट्य का ताप गुणांक एनटी सी, नेगेटिव टेम्परेचर कॉन्फिडेंसिव कोऑपरेटिव, नेगेटिव टेम्परेचर कोऑपरेटिव होता है। अब दोस्तों इसका जो ताप गुणांक है इसके आधार पे इसके प्रतिरोध के ऊपर प्रभाव पड़ता है। माना कि अगर सेल आपका डिस्चार्ज होता है, अगर सेल आपका डिस्चार्ज होता है तो आपका प्रतिरोध का मान, सेल अगर आपका डिस्चार्ज होता है तो प्रतिरोध का मान आपका बढ़ता है। लेकिन जब आपका सेल चार्ज होता है तब आर का मान घटता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य जो आप सेल के अंदर डालते हो वह अकार्बनिक होगा। अब आपको पता होना चाहिए अकार्बनिक होगा वो चालक भी होगा। क्यों कि जब आप अकार्बनिक होगा चालक होगा और उसके ताप गुणांक है एनटीपीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोऑपरेटिव। उसके बाद अगर बात की जाए आगे की सेल से, तो आंतरिक प्रतिरोध के बारे में अगर बात करें, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल प्रतिरोध, जिसे स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। तो देखना भाई जो आंतरिक प्रतिरोध है और जो सेल का प्रतिरोध वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध होता है और एक आपका विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध होगा। जो आप विद्युत अपघट्य डालते हो ना उसके अंदर, उसके भी कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। और एक आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉरी एक तो इलेक्ट्रोड होता है और एक विद्युत अपघट्य। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड और एक आपका हो गया विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध। अब एक इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध हो गया, एक विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होता है वो स्थिर होता है, स्थिर प्रतिरोध होता है। क्या स्थिर प्रतिरोध होता है, इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होता है। लेकिन जो आपका विद्युत अपघट्य लगाया जाता है और डाला जाता है उसका प्रतिरोध अपरिवर्तन होता है, अस्थिर होता है, अस्थिर होता है। और आपका इलेक्ट्रोड का होगा प्रतिरोध जो अस्थिर होगा। बात यहां तक समझ में आनी चाहिए।
अब जो आंतरिक प्रतिरोध है उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? जब आप इसको सेल को चार्ज करोगे, चार्ज होने की स्थिति में तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज की स्थिति में इसका प्रतिरोध घट जाता है। क्या जी? जब आपका सेल विद्युत अपघटेगा, जब सेल डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है तो आपका आर का मान घटेगा, आपका आर का मान घटेगा। और जब आपका सेल, जब सेल को चार्ज किया जाता है तो आपका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जब आपका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। एक बार दोबारा से सुनना सेलों के बारे में। सेल दो प्रकार के बताए, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, और सेल तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, लेकिन जो आपका प्राथमिक सेल होगा वो एक दिशीय होगा, जो रासायनिक को विद्युत में बदलेगा। कहने का मतलब आप प्राथमिक सेल को कभी भी चार्ज नहीं कर सकते, वो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में फेंकने लायक हो जाता है। द्वितीयक सेल है, इसकी दो दिशा होती है, विद्युत को रासायनिक को विद्युत में, विद्युत को रासायनिक में। इसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। ये अणु उत्क्रमणीय होता है। अणु उत्क्रमणीय का मतलब पुनः चार्ज नहीं कर सकते इसको, ये उत्क्रमणीय होता है। अब सेल के इलेक्ट्रोड की बात की जाती है तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो एनोड होता है आपका, एक होता है कैथोड। एनोड किसे कहते हैं? प्लस वाले सिरे को। प्लस सिरा कौन से सिरे को कहेंगे आप? जो जिस सिरे से विद्युत धारा सेल से बाहर निकलती है उसे प्लस वाला कहा जाता है, और जिस सिरे से विद्युत धारा सेल के अंदर वापस आती है उसे माइनस सिरा कहोगे आप। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें विद्युत अपघट्य की, जब आप सेल के अंदर विद्युत अपघट्य डालते हो उसके अंदर आप, वो पहली बात तो अकार्बनिक होगा, जो अकार्बनिक है वो चालक प्रकृति का भी होगा, और नेगेटिव टेम्परेचर कोपिसिटिव इसका ये होगा टेम्परेचर, ताप गुणांक। जब आपका सेल डिस्चार्ज होगा उस समय आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन जब सेल चार्ज करोगे तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा। किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की। तो आंतरिक जो प्रतिरोध है आपका, ये दो प्रकार का होगा। पहली बात तो एक तो इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होगा और एक विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध होगा। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से छोटे आर से दर्शाया जाता है। आपका इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध स्थिर होता है और विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध बदलता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य ताप गुणांक के हिसाब से अस्थिर होता है, बदलता हुआ प्राप्त होता है। और जो आपको आंतरिक प्रतिरोध के बारे में कहे तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो परिवर्तनीय मान वाला प्रतिरोध है, वेरिएबल प्रतिरोध की तरह काम करता है। कौन सा? आंतरिक प्रतिरोध। डिस्चार्ज होने पे इसका आंतरिक प्रतिरोध घटता है, लेकिन जब आप इसको चार्ज करते हो तो इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इतनी बात है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ भाई, आगे की अगर अपन बात करें इसमें तो आगे की बात हो जाती है ईएमएफ की। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल, वाहक बल, यहां इसकी बात करते हैं। लेकिन यहां से एक बार पहले इस डायग्राम से आप समझना कि भाई आपका देखो ये एक सेल है, ठीक है भाई, एक ये आपका सेल है, ये आपका प्लस एक सिरा ऊपर है आपका, एक ये नीचे का सिरा है। अब देखो भाई ये आपका प्लस सिरा है और ये आपका एक माइनस सिरा है, ये आपका प्लस सिरा है और ये आपका माइनस सिरा है। अगर आप सिर्फ यहां से एक तार लगा करके विद्युत धारा को बाहर लेते हो
और वापस इसके एक वोल्ट मीटर लगा देती हूं और सेल का वोल्टेज माप लेती हूं। ये लो, सेल का वोल्टेज आपने माप लिया और वोल्ट मीटर आपने यहां लगा लिया। यहां आपने वोल्ट मीटर लगा लिया और सेल का वोल्टेज मापन कर रहे हो बगैर लोड, बगैर लोड। तो ये आपको जो वोल्टेज प्राप्त होगा ये सेल का ईएमएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल का ईएमएफ। तो इसे कहते हैं सेल का ईएमएफ। जब आप लोड नहीं जोड़ते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि खुले परिपथ के अंदर मापा गया वोल्टेज ईएमएफ सेल का ईएमएफ कहलाएगा। कि सेल के खुले परिपथ के अंदर मापा गया वोल्टेज सेल का ईएमएफ कहलाएगा। अब फिर आप यहां से एक तार लेते हो और वापस यहां एक लोड जोड़ दिया। ये लोड जोड़ दिया, ये लोड जोड़ दिया, तो ये होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जी? टर्मिनल वोल्टेज। अगर आप अब यहां से समझने वाली क्या बात है कि जब आप अगर इसको खुले परिपथ में देखते हो, खुले परिपथ में आपको सिर्फ ईएमएफ प्राप्त होगा, बंद परिपथ में आपका ईएमएफ वो टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगा। लेकिन जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसका ईएमएफ ये टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है, लेकिन ईएमएफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां से एक बात ध्यान देनी है कि बंदे पहले खुले परिपथ में खुले परिपथ से ईएमएफ प्राप्त किया जाता है। बंद परिपथ में टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। अगर आपका सेल डिस्चार्ज होने पर सेल डिस्चार्ज होने पर टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। लेकिन अगर आपका सेल डिस्चार्ज है तो ईएमएफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे एक बात और ध्यान रखना, आदर्श सेल है एक आपका आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य। तो आदर्श सेल का
आदर्श सेल का टर्मिनल वोल्टेज बी शून्य प्राप्त होता है। आदर्श सेल का टर्मिनल वोल्टेज शून्य, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है और इसका टर्मिनल वोल्टेज भी शून्य प्राप्त होता है। ईएमएफ की बात करें विद्युत वाहक बल की, खुले परिपथ में सिर्फ आप ईएमएफ प्राप्त कर सकते हो अगर आप बगैर लोड इसको मापन कर रहे हो तो ईएमएफ प्राप्त होंगे। लेकिन जब आप पूरा परिपथ कर दिया, वोल्ट मीटर भी जोड़ दिया और साथ में उसके लोड भी जोड़ दिया, तो आपको वहां टर्मिनल वोल्टेज का भी मापन हो जाएगा। डिस्चार्ज होने पे टर्मिनल वोल्टेज आपका घट जाता है, लेकिन ईएमएफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों आज अपनी ये क्लास 2 नंबर क्लास यहीं कंप्लीट होती है। बात करते हैं अगली क्लास के अंदर। अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना। जय हिंद, जय भारत।